की बड़ी कार्रवाई हुई है जहां अवैध बालू खनन मामले में रिट डाली गई है। देश भर में 8 ठिकाने पर यह छापेमारी चली है। 131 करोड़ का अवैध बालू खनन का मामला है। बांका में अवैध बालू खनन से जुड़ा हुआ यह मामला सामने आया है। ईडी के अनुसार महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड का नियंत्रण राजस्थान के श्री गंगानगर के चंदक परिवार के पास है। कंपनी का नेतृत्व अशोक चंदक और उनके बेटे राघव चंदक कर रहे हैं। जांच में सामने आया है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 से 2022-23 के बीच बांका जिले में बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन किया। मामले की जांच के दौरान ईडी ने आईआईटी पटना से बांका जिले की नदियों के बालू घाटों का जियो स्पेशियल विश्लेषण कराया। आईआईटी पटना की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कंपनी ने करीब 131 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बालू का अवैध खनन किया। फिलहाल ईडी की छापेमारी 8 स्थानों पर जारी है। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर है। शंकर, बिहार और राजस्थान का कनेक्शन, क्या पूरा मामला सामने आया? ईडी ने अब तक क्या कुछ पाया है? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और ये सर्च ऑपरेशन की जो कार्रवाई है इसके तहत राजधानी दिल्ली, एनसीआर तथा पूरे इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला तकरीबन 131 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और जिस तरह से बिहार से लेकर राजधानी दिल्ली तक का जो कनेक्शन निकला है, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए पिछले कुछ समय पहले इस मामले पर तमाम सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और 8 लोकेशन पर आज जांच एजेंसी ईडी की टीम आज सुबह में तकरीबन 5:30 बजे पहुंची थी। उसके बाद तमाम सबूतों को और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कर रही है। जिस तरह से देखा जाए इस मामले में राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले चंदक परिवार जो है उसका कनेक्शन निकल के सामने आया था और जिस तरह से बिहार के बांका जिला में उसका जो कनेक्शन आया था, खासतौर पर जैसे इलीगल माइनिंग और जिस तरह से करोड़ रुपए का जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया, इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी के द्वारा एक्ट के तहत इस केस को टेक ओवर किया गया था और उसके बाद तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया। उसी के तहत आज 8 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान में दस्तावेज को आज जब्त किया गया है जिसको अब विस्तार से खंगाला जा रहा है। जी, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। दरभंगा से बड़ी खबर है जहां दरभंगा में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। 20 से ज्यादा गांव खाली करने के निर्देश हैं। नेपाल में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। कोसी कमला बलान का जलस्तर बढ़ चुका है। कुशेश्वर स्थान घनश्यामपुर में तेजी से पानी बढ़ रहा है। निचले इलाके में पानी घुसने से परेशानी है। बाढ़ के हालात पर प्रशासन का दावा है कि स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। विस्थापन की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होगी। 186 नाव, 512 राहत शिविर की तैयारी पूरी है। 611 सामुदायिक किचन के भी तैयारी है। बाढ़ का पानी आने से गांव का संपर्क टूट चुका है। देख सकते हैं कि पानी का इतना ज्यादा सा रौद्र रूप हो गया है। पानी का देख सकते हैं काफी तेजी से बढ़ रहा पानी और गांव में निचले इलाके में घिर रहा है। गांव का संपर्क टूट गया है। ये गोलमा पड़ता है कुशेश्वर स्थान पूर्वी में। आप देख सकते हैं कि इस जगह सीधा संपर्क टूट गया। लोग किसी तरह अपना जान जोखिम में डाल के और नदी पार कर रहे हैं। यहाँ प्रशासन से यही कहना चाहते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द यहाँ आवागमन चालू करे। 5 कमांडर के एग्जीक्यूटिव लोग जो 250 किलोमीटर का तटबंध है सही पे निगरानी बनाए रखे हुए हैं ताकि कहीं भी कोई खनन वगैरह हो तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति में अगर विस्थापन वगैरह होता है तो उसके लिए शरण स्थल और कम्युनिटी किचन जहाँ चलेगा उसकी भी तैयारी की हुई है। सारे खाद्य सामग्री का दर का निर्धारण भी किया हुआ है। पॉलिथीन शीट्स हम लोग पर्याप्त मात्रा में है ताकि अगर विस्थापित होता है तो उनको फिर विस्थापन के स्थिति में उनको सुविधा मुहैया कराया जा सके। तो देखिए, ये ग्रामीण जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से परेशानी उनको हो रही है। दूसरी तरफ प्रशासन के अपने दावे हैं और प्रशासन का कहना है कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हमने सामुदायिक किचन बनाने की तैयारी पूरी कर रखी है। नाव की व्यवस्था हमने कर रखी है। 512 जो राहत शिविर है उसकी भी तैयारी हमने पूरी कर रखी है। तो साल दर साल यही स्थिति सामने आती है। विपिन कुमार दास हमारे साथ फोन लाइन पर है। विपिन, अभी बाढ़ की स्थिति क्या है और इससे निपटने की तैयारी भी प्रशासन ने क्या कर रखी है?
जी बता दूं कि जो कोसी में जलस्तर की बढ़ोतरी हुई है उसका असर अब इन प्रखंडों में दरभंगा के जो 3 प्रखंड से 4 प्रखंड है उनमें आंशिक रूप से पानी बढ़ना शुरू हो गया है और नदी में पानी बढ़ने के साथ ही अगल बगल के गांव जो नीचे के इलाके हैं उसमें पानी प्रवेश करना शुरू कर दिया है। कई गांव इसके चपेट में आ गए हैं, कई सड़कें जो है बंद हो गई है, साथ ही जो खेतों में पानी का फैलाव हो रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारी की गई है और जो नाव है उनकी व्यवस्था की जा रही है। लोग मदद मांग रहे हैं कि जो पानी का जलस्तर जहां बढ़ गया है, आवागमन ठप हो गया है, वहां पर नाव दिया जाए। तो कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने का असर अब दरभंगा में भी दिखने लगा है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां मुजफ्फरपुर में गैस पाइपलाइन लीक होने की खबर है। सरकारी काम के दौरान ये लीक हुआ। स्कूल में पढ़ रहे 5 बच्चे बेहोश हो गए। मुसहरी पीएचसी में इन बच्चों को भर्ती कराया गया है। सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। प्रियांक फोन लाइन पर है। प्रियांक, बच्चे कैसे हैं, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? जी, रोहुआ में है तो कार्य चल रहा था, विकासात्मक कार्य को लेकर नाले खुदाई की काम चल रही थी और जेसीबी से खुदाई के दौरान जो पीएनजी गैस पाइपलाइन है वह फट गया, जिससे थोड़ी देर के लिए काफी अफरा तफरी जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे। बहुत तेजी से गैस निकलने लगा था, जिससे बगल में स्कूल कैंपस में पढ़ाई कर रही कैंपस की छात्राएं जो है वह बेहोश हो गई। 5 छात्राएं इसमें बेहोश हो गई, जिन्हें आनंद फानंद में पीएचसी मुसहरी में भर्ती कराया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उन्हें एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। फिलहाल मौके पर अग्निशमन की टीम भी पहुंची थी, तमाम आईओसीएल के अधिकारी भी पहुंचे हैं, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल पाइपलाइन को जो है वह गैस का जो सप्लाई है उसे बंद कर दिया गया है और उसका मरम्मत का कार्य जारी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हो गई थी और एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मौके पर सतर्कता बढ़ती गई, जिसके बाद जो एक बड़ा हादसा टल गया है और फिलहाल जो छात्राएं बेहोश हुई है उनका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए। मॉनसून सत्र के पहले दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मॉनसून सत्र की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। मॉनसून सत्र में कई अहम बिल को लेकर सरकार आएगी। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चलना है। वंदे मातरम का अपमान करने पर कार्रवाई होगी। मॉनसून सत्र में बिल लाने की तैयारी में सरकार है। 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में यह बिल लाने की तैयारी है, जिसमें अगर आप वंदे मातरम का अपमान करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। हरियाणा के जिंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच चली। इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। 10 कोच वाली यह ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर 14 स्टेशनों के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसका किराया 5 से 25 रुपए के बीच रखा गया है। इसे स्वच्छ, हरित और जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह परियोजना भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इस योजना के तहत रेलवे भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि हेरिटेज और ग्रामीण मार्गों पर चल रहे पुराने डीजल इंजनों की जगह इसे चलाया जा सके। 10 कोच वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। इसमें 682 सीटें हैं, जबकि कुल 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। हाइड्रोजन ट्रेन मिली है ना। आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं।
वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से कथित तौर पर जुड़े 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई राज्य के अलग अलग जिलों में की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयूब कादीवाल उर्फ मोहम्मद खदियासान, मोहम्मद शफी मुखी उर्फ शफी चापी, मोहम्मद हसन करादिया उर्फ हसन हैदरपुरी और मोहम्मद अयूब सुनासरा उर्फ मोहम्मद खली के रूप में हुई है। एटीएस मामले की आगे की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ के जरिए नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। आज श्री अमरनाथ यात्रा का 16वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। इस जत्थे में 4640 श्रद्धालु शामिल हैं, जो बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से पवित्र गुफा की ओर रवाना हुए। इसके साथ ही इस वर्ष जम्मू से अमरनाथ यात्रा पर निकलने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 1,09,000 से अधिक हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। इसके अलावा भोजन के जो लंगर चल रहे हैं, मैं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए सभी घरों से बाहर निकले और आकर दर्शन करें। मोहम्मद चौधरी और अमरनाथ यात्रा के लिए आए थे हम, हमारे दोस्त। पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि मजा नहीं आएगा, फिर हम यहाँ पे आए तो उसके बाद हमें लगा कि नहीं यार मजा आया, बिल्कुल आया। और जो भी बोल रहे हैं कि अभी शिवलिंग हो गई है, खत्म हो गई है, तो जाने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ आई है और स्वागत है। यहाँ बहुत बढ़िया भंडारा है और बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्था हो रही है और मैं बहुत आनंदित हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा और भक्त आने की कोशिश करें। हम लोग ये राजपुरा नगाज से भंडारा चलाते हैं, 25वां भंडारा है। हम लोग सुबह 3 बजे उठकर ये भंडारा तैयार करते हैं सभी कान भाइयों के लिए। यहाँ यात्री को ले बेहद अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, पानी पीने के लिए, जमने के लिए बहुत बढ़िया है। कहीं आपका पसंदीदा स्ट्रीट फूड आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन तो नहीं बन रहा? कानपुर में मोमोज के नाम पर ऐसा खेल सामने आया है जिसने हर खाने वाले को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग के ज्वाइंट छापेमारी में गंदगी के बीच चल रही 3 मोमोज बनाने वाली फैक्ट्रियों पर ताला लगा दिया गया है। छापेमारी के दौरान करीब 115 किलो जहरीली चटनी नष्ट कराई गई, जबकि करीब 10,000 मोमोज के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। छापेमारी के दौरान पाया गया कि बेहद गंदे माहौल में मोमोज और उसकी रंगीन चटनी बनाई जा रही थी। वहीं ठेले पर रखे रंगीन फिंगर चिप्स और रंगीन चटनियां खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं मिली। टीम ने मौके पर ही इन जहरीले मोमोज और रंगीन फिंगर चिप्स को नष्ट करा दिया। वहीं एफएसडीए का कहना है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि स्वाद के नाम पर परोसा जा रहा यह खाना आखिर कितना सुरक्षित है और लोगों की जान के साथ खाने के नाम पर एक खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? भी कार्रवाई की है, सड़े सॉस पर भी कार्रवाई की है, एक्सपायर्ड खजूर में भी हाल में कार्रवाई की गई, तब जानकारी में है। खाद्य विभाग की टीम लगातार लगी हुई और हम लोग सूचनाओं को डेवलप कर रहे हैं कि रैंडम सैंपल की बजाय जहां से सटीक इंफॉर्मेशन हो वहीं पर हम लोग सैंपल करें। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी किनारे मगरमच्छ के हमले में एक लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। खेत गए लड़के पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। उसे बचाने की कोशिश में उसका चाचा भी घायल हो गया। घंटों की तलाश के बाद लड़के का शव घाघरा नदी से बरामद किया गया, जिससे गांव में शोक की लहर फैल गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए ये शव मिला है। बचाने की कोशिश में चाचा भी बताया जा रहा है कि घायल हो गया है। मगरमच्छ के हमले में
युवक की मौत हो जाती है। देखिए किस तरीके से मगरमच्छ जो है वो हमला कर रहा है इस युवक पर। वो जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन अंततः उसकी मौत हो जाती है। बचाए गए चाचा भी इस मगरमच्छ के हमले में घायल सुकून और राहत देने वाली खबर गयाजी से है, जहां करीब 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद 3 साल का मासूम जिंदगी की जंग जीत गया और प्रशासन की टीम ने 30 फीट गहरे बोरवेल से मासूम पीयूष को सकुशल निकाल लिया। जिसके बाद परिवार के साथ ही प्रशासन के लोगों ने भी राहत की सांस ली और मौके पर जश्न का माहौल हो गया। दरअसल गुरुपा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में गुरुवार शाम करीब 8 बजे खेलने के दौरान 3 साल का पीयूष खुले बोरवेल में गिर गया था। जिसके बाद हाय तौबा मच गई। आनन फानन में पुलिस को खबर की गई, जिसके बाद जिंदगी बचाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पटना से भी विशेष टीम भेजी गई और करीब 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सुबह करीब 3 बजे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मेडिकल जांच के बाद बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया है। कठिनाई लग रही थी क्योंकि बच्चा इस तरह से फंसा हुआ था कि नीचे बोरवेल का डाया काफी कम हो रहा था और उसके अपर बॉडी और जो पैर थे, जो नीज थे, वो इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से कोई भी जो हमारा टूल था वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो एनी हाउ लास्ट में हमारी टीम की मेहनत रंग लाई और किसी तरह से हमने बच्चे को सेफली रेस्क्यू कर लिया। अच्छा, कहीं पर अड़चन लगा कि नहीं हम हिम्मत हार रहे हो, कहीं पर आप? एक्चुअली एनडीआरएफ की ट्रेनिंग का ये पार्ट है कि हम हिम्मत नहीं हार सकते। हमने पैरेलल डिगिंग भी स्टार्ट करवा दी थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से काफी सहयोग मिला और उन्होंने हमारे कहने पे, जब हमने फर्स्ट टाइम बात हुई, जब उन्होंने हमें इंटीमेट किया तो सीओ मैडम मिसेस अनीता मैडम थे, उनको हमने बताया था कि तकरीबन 10 फीट पे इसको पैरेलल डिगिंग स्टार्ट कर दें। उन्होंने वही किया था। लाइटिंग के अरेंजमेंट उन्होंने कर दिए थे। ऑक्सीजन सप्लाई हमने बता दिया था कि इसको स्टार्ट करवा दें। तो ये सारी सुविधाएं हमें मिल गई थी और उससे हमें काफी ये मिला, प्रोत्साहन मिला। नीट यूजी 2026 में देश भर के लाखों छात्रों के बीच कोटा के आयुष भलोटिया ने ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल कर शानदार सफलता दर्ज कराई है। आयुष ने 710 अंक प्राप्त किए और अपनी इस उपलब्धि का श्रेय नियमित पढ़ाई, अनुशासन और सेल्फ स्टडी को दिया। उनका कहना है कि वे रोजाना 5 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे और 6 घंटे क्लास अटेंड करते थे। उनकी सफलता उन छात्रों के लिए प्रेरणा है जो कड़ी मेहनत और सही रणनीति के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। में अच्छे तरीके से पढ़ाया, फिर पेरेंट्स का सपोर्ट था, पूरी फैमिली का सपोर्ट था और मेन तो ये रहता है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करो और पढ़ाई अच्छे से करो। मतलब जो पढ़ो एटलीस्ट कोशिश करो कि वो ढंग से समझ आए। सिर्फ सरफेस लेवल पे फॉर्मूला वगैरह से आई डोंट थिंक कि उतना फायदा मिलेगा जितना अच्छे से पढ़ के मिलेगा, क्योंकि हो सकता है जैसे अभी कैंसिल हुआ था एग्जाम तो काफी बच्चों को बुरा लगा था कि अब फिर से कैसे इतना सब दोबारा पढ़े, लेकिन अगर शायद कोई समझ के पढ़े तो मतलब उतना बुरा नहीं लगता है कि ठीक है याद तो है ही सब कुछ। आपकी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? कोचिंग को, खुद को, पेरेंट्स को, फैमिली को। एक अंतिम सवाल और कि अब क्या लक्ष्य तय किया है, आगे क्या अपने लिए सपना देखते हैं, आपका परिवार आपके लिए क्या सपना देखता है? मैं तो काफी आगे का तो अभी नहीं सोचा है। मतलब अभी तो एम्स दिल्ली जाऊंगा, उससे डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगा, बट आगे किस ब्रांच को ऑप्ट करूंगा ये अभी नहीं सोचा। देश भर में नीट चौथा स्थान लाने के लिए नवादा के आयुष भलोटिया को सीएम सम्राट चौधरी ने भी बधाई और शुभकामना दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आपकी उपलब्धि अथक परिश्रम, अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का प्रेरणादायक उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने आयुष के बेहतर करियर और उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी है। बड़ी खबर सिवान से, जहां पति ने अपनी पत्नी पर एसिड फेंक दिया है। घटना बड़हरिया के नवलपुर गांव की है। आरोप है कि दिलीप राम नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी छोटी कुमारी के चेहरे पर तेजाब जैसा ज्वलनशील पदार्थ फेंका। जलन के कारण महिला की नींद टूटी और महिला बेचैन हो गई, शोर करने लगी। परिजन महिला को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मृत्युंजय तिवारी लंबे समय तक आरजेडी प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे थे।
मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल से मिलकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने से मृत्युंजय तिवारी नाराज थे। इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उनके जैसे समर्पित निष्ठावान नेता के लिए पार्टी में कोई सम्मान नहीं था। बार बार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेता ने संज्ञान नहीं लिया। इससे हमने कल त्याग पत्र दिया। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। हमारी भावनाओं को ठेस लगा, हमारे सम्मान पर ठेस लगा, तो हमारे जैसे शुद्ध व्यक्ति के लिए, जो पार्टी के लिए निष्ठावान, समर्पित, ईमानदारी से काम करने वाला कार्यकर्ता के लिए अब 1 मिनट भी रहना उचित नहीं था। हमने अपनी बात सभी नेताओं तक कही, शिकायतें की, लेकिन कोई निदान नहीं निकला। श्री तेजस्वी यादव जी को भी हमने कहा, लेकिन वो भी मजबूर, लाचार जो भी हों, अब कुछ ऐसे लोग जो पार्टी से भी ऊपर अपने को समझ रहे हैं। अभी लालू प्रसाद यादव से नहीं मुलाकात की, जिस तरीके से आपका प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी का कौन सुन रहा है। सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाया। देखिए, सम्मान हम तो सीधा कहेंगे कि कौन पहुंचाया, क्या किया नहीं, लेकिन हर लोग जानते हैं, श्री तेजस्वी यादव जी भी जानते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने हर मंचों से हमारी तारीफ की। कुछ लोगों को खटक रहा होगा। भावुक हैं आप? नहीं, भाव देखिए, जिस पार्टी में 20 साल बिताया, जिस पार्टी ने, तो वहाँ तो पीड़ा है, दर्द है कि अच्छा सिला दिया तूने। हमने, मेरा गुनाह क्या था कोई बता दे, मेरा कसूर क्या है कोई बता दे। पार्टी का झंडा सब दिन बुलंद किया हमने, कोई कभी हमें मंच पर नहीं देखा होगा। तो अभी उन्हें पता होगा ना कि उनके पुराने सिपाही ने। अब तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का मैं पूरा सम्मान करता हूं, आदरणीय राबड़ी देवी जी। अगर वो बुलाएंगे तो वापस जाएंगे? देखिए, ये सारे बातों पर अभी कोई जवाब नहीं। और देखिए, इस बीच मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफा मामले में आरजेडी में डैमेज कंट्रोल की कोशिश तेज है। पार्टी की ओर से पहला आधिकारिक बयान सामने आया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जवाब दिया है। मृत्युंजय तिवारी को कहा है कि लालू प्रसाद के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। तिवारी निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। उनको हमने कहा है कि अभी आप जो है ये सब मत कीजिए, और आपको अगर किसी भी तरह की बात है, समझेंगे नहीं, तो आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी जी, उनके पास अपनी बात जाके रखी, समझेंगे नहीं। तो उन्होंने इस पे अपनी सहमति व्यक्त की, बस इतनी बात।